इधर इधर से मत जाओ यार, जब इधर लॉक लग गया उधर से आना जाना चाहिए, उधर से जाना कोई भी आएगा जब। सही आ रहा है। चलो तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल का अंतिम टॉपिक होगा फिनॉल। आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे क्या, फिनॉल। हम लोग पिछले क्लास में अल्कोहल ईथर कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिनॉल। देखिए फिनॉल होता क्या है, फिनॉल क्या होता है। अगर सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है या मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है तो उसी को क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट लिखना, द सिंपलेस्ट या मोनो हाइड्रोक्सी, द सिंपलेस्ट या मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड, इसी को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, फिनॉल कहेंगे, इज कॉल्ड फिनॉल। चाहे मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बोल दो और चाहे सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बोल दो, इसी को क्या बोला जाएगा, फिनॉल, सिंपल फिनॉल बोला जाएगा। अब अगर देखा जाए इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करें, अगर हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करें तो कंटिन्यू करिएगा नेक्स्ट हेडिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, हम लोग फिनॉल का नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो अगर देखा जाए सिंपल फिनॉल की अगर हम बात करें तो बेंजीन ऐसे है और इससे अगर OH ग्रुप लगा दें तो इसी को हम लोग सिंपल फिनॉल बोल दिया करेंगे। ये क्या है, फिनॉल। और ये कॉमन नेम भी इसका फिनॉल है, जैसे कॉमन नेम अगर देखा जाए तो इसको फिनॉल बोलेंगे। और अगर आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो भी आईयूपीएसी ने भी फिनॉल को एज आईयूपीएसी नेम एक्सेप्ट किया है, तो फिनॉल इसका कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी नेम है। क्लियर है ना। अब ऐसे अगर देखा जाए हम यहाँ जोड़ते जा रहे हैं मेथाइल ग्रुप, तो यहाँ OH ग्रुप है, अगर मैं अर्थो पोजीशन पर मेथाइल जोड़ दूं, अर्थो पर, आपको पता है ये ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अर्थो कार्बन, ये वाला कार्बन अर्थो कार्बन, ये भी अर्थो कार्बन, ये मेटा कार्बन और सामने वाला जस्ट क्या हो जाएगा, पैरा कार्बन। तो अर्थो पर अगर मेथाइल ग्रुप कनेक्ट है तो इसी का नाम होता है, अगर कॉमन नेम की बात करें तो नाम हो जाएगा अर्थोक्रिसॉल। क्या नाम हो जाएगा, अर्थोक्रिसॉल, इसी को बोलते हैं। और अगर आईयूपीएसी नेम की अगर बात किया जाए तो 1 और 2 पर मेथाइल लगा हुआ है तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 मेथाइल, क्या बोल सकते हैं, 2 मेथाइल फिनॉल, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो चाहे अगर कॉमन नेम की बात किया जाए तो अर्थोक्रिसॉल हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम की बात किया जाएगा तो 2 मेथाइल फिनॉल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ OH ग्रुप लगा है, हम चाहें मेथाइल को मेटा पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसका कॉमन नेम देखा जाए तो अर्थो के जगह पर क्या लिख देंगे, मेटा, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका मेटाक्रिसॉल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल,
मेटाक्रिसॉल कॉमन नेम हो गया। और आईयूपीएसी नेम की अगर बात किया जाए तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, मैथाइल ना, तो क्या बोलेंगे 3 मैथाइल फिनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों 3 मैथाइल फिनॉल, ये है आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम हो गया मेटाक्रिसॉल और आईयूपीएसी नेम हो गया 3 मैथाइल फिनॉल। अब अगर देखा जाए हम चाहें तो मैथाइल ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हैं पैरा पोजीशन पर। यहाँ देखिए OH ग्रुप है और यहाँ लगा सकते हैं CH3। तो इसका कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन नेम हो जाएगा पैराक्रिसॉल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों पैराक्रिसॉल, ये पैराक्रिसॉल इसका कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी की अगर बात किया जाए तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4 पर क्या लगा हुआ मैथाइल, तो क्या बोल सकते हैं 4 मैथाइल फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ फिनॉल डेरिवेटिव, इन सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं फिनॉल डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, क्योंकि फिनॉल से ही ये जनरेट हो रहे हैं एल्किल ग्रुप लगा करके। अब अगर हम लोग 2 OH ग्रुप जोड़ दें तो उसी को डाईहाइड्रिक फिनॉल भी आप बोल सकते हैं, कुछ समझ लिया, डाईहाइड्रिक बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ अगला देखना, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, यहाँ OH लगा दें और यहाँ भी OH लगा दें, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए तो हो जाएगा कैटेकॉल। क्या होता है कैटेकॉल, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाए, सॉरी कॉमन नेम हो जाएगा कैटेकॉल। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, नाम साइंटिस्ट के दिमाग में जो आया अपने अकॉर्डिंग नाम रख दिए। जैसे हम लोगों का नाम रहता है, जैसे जो इन जनरल जैसे गांव में या मोहल्ले में आपके एक्टिविटी के आधार पर नाम रख दिया जाता है, कॉमन नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा बहुत गोल मटोल है तो उसका नाम गोलू रख दिया, कोई बहुत मतलब दुबला पतला है तो उसका नाम दुबलू पतलू कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, डिपेंड करता है स्पेशली कि कौन साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए, ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ, मतलब सोर्स, साइंटिस्ट, प्लेस और प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं कॉमन नेम। बाकी जो आपका आईयूपीएसी नेम है उसका रूल रेगुलेशन होता है, वो पूरा सिस्टम फॉलो करके तब आईयूपीएसी नेम रखा जाता है। तो इसका कॉमन नेम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कैटेकॉल। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम की बात किया जाए तो क्या बोल सकते हैं, देखो 1 2 1 पर और 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, आल जुड़ा है ना, तो क्या बोल सकते हैं ऐसे बेंजीन 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 1 2 डाई आल बोल सकते हैं कि नहीं, बेंजीन 1 2 डाई आल बोल सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ हम लोग OH ग्रुप को फिर से कनेक्ट करते हैं, एक OH को कांस्टेंट कर दो, एक OH का पोजीशन चेंज कर दीजिए। यहाँ देखिए अर्थो का रिस्पेक्ट था, यहाँ देखिए एक कार्बन कम हो गया मतलब मेटा पर जुड़ा हुआ, तो इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम लोगों ने रख दिया रिसोर्सिनाल। रिसोर्सिनाल इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है बच्चों, रिसोर्सिनाल। लेकिन अगर आईयूपीएसी के नाम के आधार पर अगर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाई आल, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगर देखा जाए ये देखिए ये अभी बेंजीन है, यहाँ OH लगा दिया तो सिंपल फिनॉल हो गया, यहाँ OH लगा दिया तो ये फिनॉल का डेरिवेटिव बन चुका है। तो फिनॉल का डेरिवेटिव है तो इसका कॉमन नेम की बात किया जाए तो कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनोन इसका कॉमन नेम है, या इसी का और दूसरा कॉमन नेम है क्यूनॉल। इसी का दूसरा कॉमन नेम क्या है क्यूनॉल। अगर आईयूपीएसी नेम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या बोल सकते हैं बोलो बेंजीन 1 ऐसे 1,4, या देखो डैश लगाएंगे, वर्ड और नंबर के बीच में जो है डैश लगाएंगे, फिर यहाँ बीच में कामा करेंगे 1 4 डाई आल। तो इस तरीके से हम लोग फिनॉल और फिनॉल डेरिवेटिव का आईयूपीएसी और कॉमन नेम जानेंगे। क्लियर है ना, तो इसको आप पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके केमिकल रिएक्शन आपके एग्जाम में आते हैं। इसका आईयूपीएससी नेम बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है, इसका आईयूपीएससी नेम बहुत कम चांस है आने का। इसका डेरिवेटिव फिनॉल का डेरिवेटिव दे सकता है, जैसे इधर कई ढेर सारे ग्रुप लगा सकते हैं, BrCl कुछ भी लगा देगा, तो उसको हम लोग आईयूपीएससी नेम के आधार पर उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। अल्कोहल ईथर फिनॉल का अंतिम चरण चल रहा है, लास्ट टॉपिक। लगभग मान करके चलो 4 क्लास मैक्सिमम लगेगा आज का क्लास ले करके। और ईथर चैप्टर का वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक कंप्लीट ईथर का वीडियो आपके ऐप पर, मतलब 12th केमिस्ट्री अग्नि सीरीज वाले स्लॉट में अपलोड किया गया है। तो जिसका क्लास छूटा हुआ है वो ईथर का वीडियो वहां जा करके ऑनलाइन मोड में अपना देख सकता है। और जिन बच्चों का फीस पेड है अक्टूबर तक, वो लोगों को एक मतलब है पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड के थ्रू अपने ऐप में इंटर कर जाएंगे बिना कुछ मतलब चार्ज सबमिट किए। और जिसका सबमिट नहीं है, अगर वो ऐड होना चाहते हैं तो अक्टूबर तक का फीस सबमिट करके ऐड हो सकते हैं वहां। अब यार फिनॉल हम लोग बना करके उसके अर्थोमेटा पैरा पर कुछ भी ग्रुप लगा देंगे तो उसके आधार पर उसका नाम हो जाएगा। अगर फिनॉल का OH डोमिनेटिंग है सबसे ज्यादा, तो मान लिया सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है तो आल इसका लिखेंगे। मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह लग गया हुआ है, इससे ज्यादा डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो OH इसका किस तरीके से बिहेव करने लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोक्सी के रूप में इसको लिखेंगे, तब आल के रूप में नहीं लिखा जाएगा यदि इससे डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है तब। क्लियर है ना। वैसे डोमिनेटिंग कौन होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब इससे डोमिनेटिंग होंगे। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ जाए। बच्चों बोलो। चलो एक दो एग्जांपल हम लोग और ट्राई करते हैं, देखना इसका यूपीएससी नेम आपको बताना है। देखिए अगर आपसे कहा जाए इसका यूपीएससी नेम बताइए, यहाँ OH लगा है, यहाँ मान लेते हैं Br लगा दें, यहाँ Cl लगा दें, यहाँ मेथाइल लगा दें, तो फिनॉल का डेरिवेटिव हो गया ना। अब अगर देखा जाए कितने पार्ट को हम लोग फिनॉल बोल सकते हैं, कितने पार्ट को क्या बोल सकते हैं, फिनॉल। और फिनॉल से जो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन लगा हुआ है उसको नाम लिख लेंगे। तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया जाए, नंबरिंग का ऑर्डर आपको पहले से पता है, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। ऑर्डर ऑफ नंबरिंग की बात किया जाए, बताओ 700 फिर बाकी बताएंगे क्या ऑर्डर है,
सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसका है? फंक्शनल ग्रुप, तब डबल बॉन्ड, तब ट्रिपल बॉन्ड, तब सब्स्टिट्यूएंट, और सबसे कम प्रियोरिटी साइड चेन ना, यही है साइड चेन सबसे कम प्रियोरिटी। तो अगर देखा जाए फंक्शनल ग्रुप यही तो है, तो नंबरिंग कर दो 1 इधर जाए किधर जाए, बी आर की तरफ, क्योंकि अल्फाबेटिकल अगर देखा जाए दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, बट बी आर अल्फाबेटिकल में पहले आ जा रहा है, तो इधर शिफ्ट होंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर देखा जाए 2 पर ब्रोमो लगा है, तो ऐसे लिख दो 2 ब्रोमो सर। 1 2 3 4 5 6। तो अगर देखा जाए 2 पर क्या लगा? ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद मेथाइल पहले आएगा कि क्लोरो आएगा? तो क्या लिखेंगे? 6 क्लोरो। उसके बाद बोलो 4 मेथाइल, 4 मेथाइल, और लास्ट में क्या लिख देना है ऐसे? फिनॉल। बस ये हो गया फिनॉल डेरिवेटिव का। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में जेई नीट या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सिंपल नहीं आएगा कि 2 OH लगा देगा, 3 OH लगा देगा, इस टाइप का नहीं आएगा सिंपल। जैसे इसका आईपीसी नेम सब लोग बता दो, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, जल्दी से ट्राई करिए। OH यहाँ लगा दिया, और यहाँ मैं Br लगा देता हूँ, और यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ CH3। इसका आईपीसी नेम बताना है जल्दी से। आईपीसी नेम आ जाएगा ना बच्चों? तो बताओ OH और COOH में किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है? COOH की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा, सभी फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा प्रियोरिटी इसी का है। तो अब इसका मतलब ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप ना। तो नंबरिंग अब आपको यहाँ से करना है ऐसे, और आपको पता होना चाहिए बेंजीन से अगर COOH लगा है तो इतने वाले पार्ट को बोला जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है? बेंजोइक एसिड। अब अगर देखा जाए OH ग्रुप जो है, अब ये IJ2 डिग्री प्रीफिक्स हो चुका है, अब आ नहीं रह गया, ये हाइड्रोक्सी के रूप में हो जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से उधर जाए किधर जाए? उधर, क्योंकि सेकंड पर देखे OH, तो 2, और ये हो गया 3, ये 4, ये 5, और ये 6 है। तो अगर देखा जाए क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और फिर बोलो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 5 मेथाइल, 5 मेथाइल, और लास्ट में फिनॉल नहीं बेंजोइक एसिड। अब फिनॉल कहाँ रख दिया? बेंजोइक एसिड। अंतिम में क्या लिख देंगे? बेंजोइक एसिड। क्योंकि अब ये फंक्शन ग्रुप ना हो करके 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया है, यानी IJ सब्स्टिट्यूएंट लिखा जा रहा, तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 5 मेथाइल बेंजोइक एसिड। क्लियर है ना? नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम लोग अब फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं, तो हटा सकते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगला हेडिंग लिखिएगा बच्चा लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, नोट करो जल्दी से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल है सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कोल तार से, कोल तार से। समझ में आया? तो लिखो, स्टेटमेंट है, अभी लिख रहे हो, जल्दी नोट कर लीजिए। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। लिखो फिनॉल इज आल्सो नोन एज,
फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक और कार्बोक्सिलिक दोनों में अंतर है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ये हो गया दूसरा जहाँ COH लग जाएगा, और कार्बोलिक मतलब बेंजीन से OH लगेगा। कार्बोलिक एसिड लिख लिया, काम फुल स्टॉप करके। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कहाँ से? कोल तार से। अब फर्स्ट हेडिंग लिखना, फर्स्ट हेडिंग लिखना बच्चों, हम लोग बनाएंगे फिनॉल को फ्रॉम हाइलोएरिन्स, नाम सुना है ना, हाइलोएरिन्स से हम लोग फिनॉल को बनाएंगे। अगर देखा जाए ये रिएक्शन तुम पहले से जानते हो, हाइलोएरिन से फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइलोएरिन्स में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अरे भाई क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदले नहीं थे, क्लोरोबेंजीन यानी हाइलोएरिन्स का रिएक्शन हम लोग किसके साथ किए थे? फ्यूज्ड कर दिए थे, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। तो सोडियम एल्कोक्साइड बना था और फिर डाइल्यूट HCl उसमें डाल दिए थे, तो लास्ट में फिनॉल में कन्वर्ट हो गया था। ये तो हुआ था हाइलोएरिन्स वाले चैप्टर में। तो एक स्टेटमेंट लिखो यहाँ, तब आगे बढ़े। लिखना when chlorobenzene fused with, when chlorobenzene fused with क्लोरोबेंजीन मतलब हाइलोएरिन्स वही, ठीक है। फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH या KOH, कोई भी हो सकता है, बेस होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर यहाँ कितना था याद है किसी को? हाइलोएरिन्स वाले चैप्टर का 623 केल्विन था, और प्रेशर कितना था? लगभग 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर था। तो अगर आपको डेटा नहीं याद है तो क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ही लिखेंगे। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड, क्या देता है? सोडियम फिनॉक्साइड दे देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन का NaOH का एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो क्या देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ रख देंगे तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो गामा करके लिखो, सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद dilute HCl टू गिव, क्या देगा? फिनॉल, dilute HCl टू गिव फिनॉल। देखना बच्चों रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगर देखा जाए ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन Cl लगा दिया, या इसी को हाइलोएरिन्स बोलते हैं। चाहे क्लोरोबेंजीन बोला जाए चाहे हाइलोएरिन्स बोला जाए, बात एक ही है। और अगर इनका रिएक्शन हम लोग कर दें NaOH के साथ, इसको फ्यूज कर दिया जाए, और क्या कंडीशन है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, मतलब 623 केल्विन टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर है, और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाई प्रेशर भी है। तो इसके साथ अगर आप रखते हैं इसे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? O निगेटिव और Na पॉजिटिव। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है, ये कॉन्जुगेटेड साल्ट है। अगर देखा जाए इसका रिएक्शन हम लोग HCl से कर दें, डाइल्यूट HCl से, तो आपको पता है HCl कैसे ब्रेक होता है? प्लस और माइनस, यहाँ माइनस प्लस है ही,
इधर आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस इधर आ जाएगा Cl, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे OH और एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा क्या NaCl, तो यही आपका हो जाएगा क्या फिनॉल। तो इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन। तो हम लोग हाइलोएरिन्स से फिनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में कन्वर्जन हाइलोएरिन्स में भी और इधर भी कन्वर्जन है फिनॉल में भी कि आप हाइलोएरिन्स को फिनॉल में बदलो। तो सिंपल आपको करना क्या है, NaOH रख दो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रख दो और HCl के साथ रख दो। अगर देखा जाए इसको हम एक स्टेप में भी ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका अगर हम लोग फॉलो करें तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख देंगे। देखिए कैसे, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिख दें Cl और ऐसे सबसे पहले क्या करना है NaOH, ठीक है, और कितना टेम्परेचर प्रेशर, केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और सेकंड हम लोग लिख सकते हैं क्या H प्लस, तो डायरेक्ट ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे OH फिनॉल। मेन रिएक्शन आप ऐसे भी लिख दोगे एग्जाम में तो आपका आंसर सही माना जाएगा, पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब ये इसका मतलब हो गया कि दो स्टेप इसमें इन्वॉल्व हुआ है, क्लियर है कि नहीं, तो नोट कर लो फिर आगे बढ़े, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे, अब की बार हम लोग बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल को। बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम सुना है कि नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब बेंजीन से क्या लगा देंगे, या SO3H लगा देंगे। इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। आए बच्चों, बोलो नीचे वाला नहीं सर, अभी नहीं, ऊपर वाला नहीं सर, दोनों मतलब एक ही है। अगर ऊपर वाला लिख लोगे नीचे वाला वही तो है, दो बार लिखना चाहते हो तो लिख लो। कितने लोग टेस्ट कल नहीं दिए थे, इतने लोग टेस्ट में नहीं आए थे यार, डर लगता है क्या टेस्ट देने से, जान नहीं पाए थे, फोन भी घर पर जा रहा था ना। हाँ तो बाद में किया है फिर नहीं मतलब गार्जियन से बात भी हो रहा, कई गार्जियन से बात, कई गार्जियन कहे सर हमको ये बताया ही नहीं, कहा छुट्टी है ऐसे कई गार्जियन कहे, यार ये तो चीटिंग वाली बात है कि गार्जियन जो इतना एक्सपेक्ट सर किया हम हुआ क्लास चलेगा ना, तो हम शाम को फिर आए तो 4 बजे तो देखिए गेट बंद तक चले गए। तो अब तुम्हारा अलग बात है, तुम मतलब सत्य रास्ते पर हो, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि छुट्टी है। इसमें एक आध दो लोग ऐसे बैठे हैं जिसके गार्जियन से बात हुआ तो कहा कि छुट्टी है, बच्चा घर पर कहा दिया छुट्टी है यार, हटा दें। चलो हेडिंग लिखो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हेडिंग लिखो और स्टेटमेंट लिखो फिर रिएक्शन समझाएं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखो अगर बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ कर दिया जाए, ओलियम मतलब जानते हो H2SO4 प्लस है, SO3 के मिक्सर को ओलियम बोलते हैं, यानी अगर H2SO4 और SO3 अगर मिक्स कर दें तो H2S2O7 हो जाता है,
और H2O सोइबन को ओलियम बोलते हैं। तो अगर हम बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में पहले कन्वर्ट हो गया। अब ये एसिड है, अगर इसका रिएक्शन हम बेस के साथ कर दें, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दें, तो एसिड और बेस मिल करके फिर वही सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा और फिर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर फिनॉल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखना बेंजीन, डायरेक्ट लिखो, बहुत ज्यादा काम झाम नहीं करना है। देखो बेंजीन रिएक्ट विथ ओलियम, बेंजीन रिएक्ट विथ ओलियम, react with oleum to give benzene sulfonic acid, benzene react with oleum to give benzene sulfonic acid, to give benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid, कामा करो, this benzene sulfonic acid, दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वही जो रिएक्शन है उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड, कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मॉल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन हीटिंग विथ मॉल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉल्टन वाला वही फ्यूज्ड, ठीक है, मॉल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, फुल स्टॉप करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर सोडियम फिनॉक्साइड बना ना, तो लिख लो सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ HCl, डाइल्यूट HCl। आगे सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl, dilute HCl to give, sodium phenoxide is treated with dilute HCl to give, क्या देगा बच्चों, फिनॉल, टू गिव फिनॉल, क्या देगा, फिनॉल। देखो रिएक्शन समझो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बना सकते हैं। तो क्या करना होगा, बेंजीन ले लीजिए आप, ये है बेंजीन, और इसका रिएक्शन आप कर दो ओलियम के साथ, ओलियम के साथ इसका रिएक्शन कर दो। ओलियम का मतलब होता है H2SO4 और प्लस SO3 के मिक्सचर को बोलते हैं ओलियम, मतलब इसको हम लिख सकते हैं H2S2O7। अगर ओलियम के साथ हम बेंजीन का रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन का सल्फोनेशन हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन, मतलब SO3 H में बदल जाएगा और इसका नाम होगा बच्चा लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अच्छा जब ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट कराओगे साल्ट नहीं बनेगा। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें किसके साथ, NaOH के साथ, मॉल्टन NaOH के साथ, तो क्या होगा, ये एसिडिक माहौल है, ये बेसिक, और दोनों मिल करके कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साल्ट, मतलब NO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। अब अगर देखा जाए इसका रिएक्शन तुम कर दो HCl के साथ, तो आपको पता है HCl कैसे ब्रेक होता है, ये प्लस में और माइनस में ब्रेक होगा, ये वाला इधर, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, Cl इधर, तो माइनस NaCl निकला और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या नाम होगा बच्चों, फिनॉल। और फिनॉल ही तो हम लोग बना रहे हैं इस तरीके से, फिर बेंजीन से फिनॉल बन चुका है, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बन चुका है। तो कन्वर्जन आपसे चाहेगा दे बेंजीन को फिनॉल में बदलो, तो बेंजीन को अगर फिनॉल में बदले तो या तो बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदल लो, तो पहला वाला प्रोसेस फॉलो कर लेना, या बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदल लो, तो सेकंड वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। या कह सकता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनॉल में बदलो, तो आगे ये वाला रूट फॉलो करना, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल। जल्दी से लिखिए। तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कन्वर्जन आता है।
एक रिएक्शन हम लोग और पढ़े थे ना बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा, उसके द्वारा भी बना सकते हैं। एक क्यूमीन के द्वारा भी बना सकते हैं। क्यूमीन जानते हो ना, बेंजीन से क्या जुड़ा हो, आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो उसका ऑक्सीडेशन करके डाइल्यूट HCl डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। तो इसको लिख लो, फिर आगे नेक्स्ट लिखो। जल्दी लिखिए, हटा दें। चलो, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हम लोग बनाएंगे थर्ड, इसे बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से भी हम लोग बना सकते हैं फिनॉल। देखो क्या होता है इसमें, अगर बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप एनिलीन ले लीजिए। एनिलीन का रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड से कर दीजिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाएगा, पहले बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बन जाएगा। और फिर उसका आप बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बना करके फिर उसको वाटर के साथ बॉयल कर दीजिए, तो जो N2 पॉजिटिव Cl ग्रुप है वो डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा, आपको फिनॉल मिल जाएगा। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, लिखना, when primary aromatic amine और ब्रैकेट में लिख लो एनिलीन is treated with प्राइमरी एरोमेटिक अमीन और ब्रैकेट में एनिलीन is treated with nitrous acid मतलब HNO2, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, OR ये नाइट्रस एसिड और किसके मिक्सचर से बन सकता है, NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से बनता है। लिख लो ब्रैकेट में दोबारा R करके, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl, ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो नाइट्रस एसिड मिल जाएगा। आयट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू गिव बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। क्या देगा ये, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट दे देगा। टू गिव बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट कामा करके, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट इज बॉयल विथ वाटर, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट इज बॉयल विथ वाटर के साथ इसको बॉयल कर दो। टू गिव फिनॉल, क्या मिल जाएगा लास्ट में, फिनॉल। जैसे रिएक्शन देखिए, ये है आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यहाँ लगा दे NH2, और अगर इनका रिएक्शन हम लोग बच्चों कर दें NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर होना चाहिए। रीजन क्या है लो टेम्परेचर का, इसका मैकेनिज्म क्या है कन्वर्जन का, हम लोग एनिलीन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर देखा जाए ये रिएक्शन आपको मैंने बताया हुआ है कहाँ, बोलो हेलोवेरिएंट्स में, और फिर हम लोग यहाँ अल्कोहल वाले एंडिंग में भी हम लोग कवर किए थे। ये तीसरी बार हमारे सामने आ रहा है ये रिएक्शन, लेकिन चौथा बार जब आएगा एनिलीन वाले चैप्टर में तो हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म इसका देखेंगे। तो ये क्या बना देगा बच्चों, ये कर्नाइट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, इसी का नाम है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। और अगर इसी को हम लोग वाटर के साथ बॉयल कर दें,
वाटर के साथ हीट कर दें तो ये पूरा सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा, यहाँ OH ग्रुप लग जाएगा, प्लस N2 और प्लस HCl निकल जाएगा, तो ये आपका फिनॉल बन चुका है। तो इस तरीके से फिनॉल बन जाएगा, किससे? एनिलीन। अगर आपसे कहा जाए एनिलीन को फिनॉल में शिफ्ट करो, कन्वर्जन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, तो तुम्हें डायजोनियम साल्ट से ही आगे गुजरना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि NH2 को रिप्लेस करके OH तुम लगा दो, यहाँ तुम वाटर रखोगे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। ध्यान से समझना, तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन है, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन और लिख लो, फ्रॉम क्यूमीन। मिटा दे इसको। बोलो, नेक्स्ट रीडिंग फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से भी हम लोग बना सकते हैं, क्यूमीन से भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखना, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन जानते हो ना क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन बोलते हैं, यही है क्यूमीन, ये आपका क्यूमीन है, ये आपका क्यूमीन है, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, या इसी को बोल सकते हैं क्या? क्यूमीन। सबसे पहले इसका रिएक्शन हम लोग एयर के साथ करते हैं, और एयर में तो O2 रहता ही है ना, तो O2 के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब O2 के अंदर टेंडेंसी है कि इसमें इंसर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन दूर जाने लगेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड में। ऐसे देखना, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड, ऐसे CH3 से जुड़ा है, अब हाइड्रोजन दूर ऐसे चला जाएगा, ऑक्सीजन नजदीक आ जाता है, इसी का नाम है बच्चों क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड, इसी का नाम क्या है? क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड है। और अगर इसका रिएक्शन हम लोग HCl से कर दें, यानी H+ से कर दें, H+ आया कहाँ? HCl से, और हाइड्रोलिसिस टाइप का हो जाए सिस्टम, तो क्या होगा? यहाँ देखिए, ऐसे तुम्हें ध्यान देना है, देखो ट्रिक क्या है याद रखने का, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो ये वाला OH बचा, डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट कर दो ना, तो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट हुआ तो क्या बन गया? फिनॉल। और क्या बचा? CH3 डबल बॉन्ड लगा दो, प्लस ये CH3 डबल बॉन्ड लग गया वैलेंसी की वजह से, और यहाँ CH3, तो ये आपका हो गया फिनॉल, और ये आपका हो गया एसीटोन। तो ये कई बार मेडिकल में भी आया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट इसका ध्यान देना। ऐसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट यानी फिनॉल और एसीटोन बनता है, तो आपको रिएक्शन याद रखना है। अगर हम क्यूमीन का रिएक्शन एयर के साथ कर दें प्लस HCl के साथ कर दें तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिनॉल प्लस एसीटोन। अगर देखा जाए इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है अंतिम वाला, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। अब इसके आगे हम लोग प्रिपरेशन कवर हो चुका है, कल हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, थैंक यू। फिजिकल लिखिएगा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर देखा जाए फिनॉल ये
कलरलेस लिक्विड के स्टेट में भी पाया जाता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी फॉर्म में पाया जाता है। और अगर इसको एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो ये धीरे धीरे जो है कलर्ड भी हो जाता है, स्लो ऑक्सीडेशन विथ एयर के प्रेजेंस में। तो पहला स्टेटमेंट लिखना इसमें, फिनॉल आर कलरलेस लिक्विड, फिनॉल आर कलरलेस लिक्विड, फिनॉल आर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड and become colored, and become colored, become colored due to slow oxidation with air, due to slow oxidation with air, slow oxidation with air। सेकेंड पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए फिनॉल, फिनॉल आपका वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो लिखना फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, due to formation of hydrogen bond, due to formation of hydrogen bond between phenol and water molecule, between phenol and water molecule, फिनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनॉल वाटर में क्या है, सॉल्युबल होता है। क्लियर है ना। जैसे ये आपका है फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, यहाँ OH लगा हुआ फिनॉल, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है यदि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट हो तो ये हाइड्रोजन दोबारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनॉल वाटर में हो जाता है सॉल्युबल। क्लियर है कि नहीं। चलो अगला एक पॉइंट और लिखना हो लिख लीजिए, इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। लिखे हो कि नहीं किसी स्टेटमेंट, लिखे हो तो लिख लो फिर से एक बार। देखो फिनॉल आल्सो कॉल्ड, कार्बोलिक एसिड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड ये बना सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के अगर बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाए, विद इन द मॉलिक्यूल हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वोलेटाइल नेचर उसका कम हो जाएगा। लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, जो चाहे वोलेटाइल नेचर हो, बता सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इसको हटा दे रहे हैं। चलो स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल लिखिएगा सब लोग। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, जैसे ये आपका है फिनॉल,
ये आपका फिनॉल अल्टरनेट में डबल बॉन्ड कर दिया तो बेंजीन और OH यहाँ लगा दिया तो बन गया फिनॉल। इसके पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर दिख रहा है ना। बात समझ में आया? अगर आपसे कहा जाए इस ऑक्सीजन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो बॉन्ड पेयर कितना बोलोगे? एक एटम इधर एक एटम इधर तो बॉन्ड पेयर कितना? 2। लोन पेयर कितना? 2 दिख रहा है बट एक कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। ये लोन पेयर वाला आइटम जो है अगर देखा जाए बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है ना तो दिख रहा है 2 बट काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कितना? 1, क्योंकि एक लोन पेयर चला गया है कहाँ? कॉन्जुगेशन में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। तो ये ध्यान देना कि फिनॉल के ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर हम लोग इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इस पर्टिकुलर कार्बन पर अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालें तो यहाँ भी वही आएगा। यहाँ बताना इस कार्बन पर तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर कितना है? अरे भाई एक एटम 2 एटम और एक एटम ऊपर है, 3 एटम कनेक्ट है ना तो बॉन्ड पेयर कितना? 3। लोन पेयर कितना? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 3। हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp2। तो ये आपसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। अब इसका हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फिनॉल का। अच्छा, इसी को अगर हम चाहे ट्रिपल बॉन्ड ना भी दिखाना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर। ऐसे भी लिखते हैं रिजोनेंस की वजह से। अभी बनाएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे सर्कल बना दें डॉट डॉट। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड पूरे बेंजीन रिंग में ऐसे घूम रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। तो इस तरीके से फिनॉल हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा बच्चों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये आपका है फिनॉल। जिस तरीके से हम लोग एनिसोल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे सेम उसी टाइप का बनेगा जैसे ईथर पढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ CH3 हो गया था और इसके जगह पर क्या कर देंगे? हाइड्रोजन। तो यही है आपका फिनॉल। अब अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना तो क्या करेंगे आप ड्रा कर सकते हैं आसानी से। कैसे? ये लोन पेयर अगर देखा जाए 2 लोन पेयर है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन में डबल बॉन्ड बना, यहाँ नेगेटिव हो गया। अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा, देखिएगा ऐसे। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ ऐसे प्लस चार्ज, यहाँ ऐसे नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऐसे। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो क्या करेंगे? इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर देंगे तो इधर हो जाएगा नेगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव ऐसे फ्री हो जाएगा। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ ऐसे ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है और ऐसे प्लस चार्ज। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रा करना हो तो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसका मतलब इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव प्लस माइनस में फिर बॉन्ड बनेगा। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड OH और इस पर हो जाएगा ऐसे प्लस चार्ज। इसका मतलब ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल है। अब यहाँ देखो, अगर फिनॉल की बात किया जाए तो फिनॉल का जो OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग पर ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ देखिए अर्थों पर, पैरा पर, अर्थों पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना चाहेगा तो कहाँ करेगा? अर्थों पर, या तो पैरा या तो इस अर्थों पर अटैक करेगा। इसीलिए OH ग्रुप अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH इसीलिए है क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में OH है, अर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। तो जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो नेगेटिव पर ही अटैक करेगा। दूसरी बात, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप देख रहे होंगे इधर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे बेंजीन की तरफ आ रहा है
तो बेंजीन पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक आसानी से कर देगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल और एक्साइटेड होकर के बेंजीन पर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन पर OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये बेंजीन रिंग को OH ने एक्टिवेट कर दिया है, किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए। इस वजह से OH ग्रुप का नाम हो जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो OH ग्रुप और क्या क्या है आपको एडिशनल बातें पता होना चाहिए। ये क्या क्या है? अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि अर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जनरेट किया है, तो इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पैरा पर कनेक्ट होगा इस वजह से। ठीक है। और ये क्या है? OH ग्रुप आपका और क्या है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों नाम पड़ा इसका? एक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि फिनॉल के बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके एक्टिवेट कर दिया है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल इजीली आकर के अटैक करे, इसलिए इसका नाम हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। बेंजीन से अगर बेंजीन से कोई भी एटम ऐसा कनेक्ट हो, कोई भी एटम कनेक्ट हो जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर लोन पेयर होगा, ये हमेशा अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फीड कर लेना चाहिए, और ये हमेशा आपको पूरी ऑर्गेनिक में यूटिलाइज करना। अंतिम पोर्शन में हर चैप्टर के अंत में यही आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब अगर इस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता तो ये अर्थो पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अर्थो पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पैरा पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। और यदि इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? यहाँ मान लिया एटम जुड़ा है, एक बार अर्थो पर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा? पैरा पर। ऐसे तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर जगह आपको यूटिलाइज करना है। इसको बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐप में वीडियो अपलोड किया जाता है डेली, तो जिसका क्लास छोटे वो ऐप में वीडियो देख करके नोट्स बना लिया करे, इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है। इससे जानते हो बैकलॉग नहीं बनेगा, नहीं बाद में फिर नहीं रिकवर कर पाओगे। इसीलिए आपको देख करके वीडियो नोट्स बनाते रहना चाहिए। देखिए
यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी बताने वाले हैं, एसिडिटी। अच्छा देखो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन तो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज सही है? सही नहीं है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रहा है, तो ये यहाँ जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ हाइड्रोजन निकाल करके फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वो बनेगा इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी बता रहे, पहले इसको लिख लो। साइड में जो लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसी के जगह पर जो एटम है पॉजिटिव चार्ज या मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो जाता तब तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता और उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल देते हैं। यहाँ लोन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो अगर वही पॉजिटिव चार्ज हो जाता या मल्टीपल बॉन्ड हो जाता डिफरेंट एटम के बीच में तो क्या हो जाता? मेटा डायरेक्टिंग। और कौन सा ग्रुप बोला जाता? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इस कॉन्सेप्ट पर मान करके चलो, एनसीईआरटी में आपके लगभग 20 रिएक्शन है। बंद करा दें इसे, बंद कर दो, ठंडी लग रहा ना, हटा दें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देखिए जब हम लोग फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फिनॉल के ऑक्सीजन पर अगर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है ना, मतलब अगर अब जहां हम लोग एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिनॉक्साइड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, देखना ध्यान से बच्चों, यहाँ हम ऊपर फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें। फिनॉक्साइड आयन जानते हो कब बनेगा? अगर हम यहाँ हाइड्रोजन निकाल दें तो हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब अगर देखा जाए फिनॉक्साइड आयन ये है, क्या इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा? ये भी तो रिजोनेंस में है नेगेटिव चार्ज बेंजीन के, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो देखो किस तरीके से बन रहा है, ध्यान देना। यहाँ देखिए ये है फिनॉक्साइड आयन, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में और ऊपर ऐसे हम लोग कर देंगे नेगेटिव चार्ज ना। अब अगर इसका अगला स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करें तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस माइनस में बॉन्ड बन जाएगा, तो हो जाएगा ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऐसे बन जाएगा। अब अगर देखा जाए अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ ऐसे ओ, और फिर ऐसे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, प्लस माइनस में नीचे बॉन्ड बनेगा और अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। देखना डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन। अब हमने क्या कहा कि एटम पर नेगेटिव या लोन पेयर होगा तो हमेशा ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज देगा ना, और ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव देगा, इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा। तो ये भी वही काम कर रहा है, देखिए ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज, पैरा पर नेगेटिव और ऑर्थो पर नेगेटिव कर दे रहा है।
अगर देखा जाए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा डोमिनेटिंग है कि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। अगर देखा जाए फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। क्यों ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है? क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होना बेटर है। अगर कोई एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के आधार पर, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है। और फिर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नेगेटिव आना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पर पॉजिटिव आ गया, अलग हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं? जैसे स्टूडेंट है उसे कह दिया जाए चलो रिक्शा चलाओ, तो क्या वो स्टेबल फील करेगा, कंफर्ट फील करेगा? और रिक्शा चालक से कह दिया जाए चलो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ो, तो पढ़ पाएगा? तो अपोजिट है ना, उसके नेचर के अपोजिट हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज, अब नॉर्मल कंडीशन है। तो अगर देखा जाए नीचे वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का ऊपर वाले से कम स्टेबल है, मतलब फिनॉक्साइड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेटिंग है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन ऐसे। इसलिए फिनॉल क्या करता है, अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, क्योंकि फिनॉल हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा डोमिनेटिंग यानी ज्यादा स्टेबल होते हैं फिनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इस वजह से बोला जाता है फिनॉल किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अरे यार ऐसे तुम समझ लो, अगर ये स्टेबल होता तो अपना हाइड्रोजन नहीं देता, इसी अपने अपने में आपस में ही खुश रहता, लेकिन ये क्या कर रहा, हाइड्रोजन दे करके ज्यादा स्टेबल आयन बना दे रहा है, और ज्यादा स्टेबल बना रहा है तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबलाइज कर जा रहा है। इस वजह से इससे ये अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो फिनॉल क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करके मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड फिनॉल डेरिवेटिव, फिनॉल डेरिवेटिव, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड फिनॉल डेरिवेटिव। एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? एसिडिक नेचर कब होगा, बोलो? एसिडिक नेचर कब होगा? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक तभी होगा जब वो क्या कर सके, रिमूव कर सके, रिमूवल ऑफ H+ होना चाहिए। अगर H+ नहीं रिमूव कर पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ वो नहीं हो सकता, एसिडिक नेचर वो नहीं हो सकता है, मतलब H+ देना चाहिए। तो अगर H मान लिया कोई भी ऐसे है आयंस, देखना जैसे मान लिया ROH है ऐसे, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग निकाल दें, हाइड्रोजन यहाँ से अगर हम लोग निकालें ऐसे, तो यहाँ बन जाएगा RO नेगेटिव और H+ निकला। अब H+ निकलने के बाद मान लिया ये एसिड रहा होगा, तो H+ ये डोनेट करके क्या बना देगा, एसिड एनायन बना देगा। क्या बना देगा, एसिड एनायन। अगर इस एसिड एनायन की स्टेबिलिटी H+ के निकलने के बाद बढ़ा, मतलब ये स्टेबल अगर है तो इसका मतलब वो H+ निकालना अच्छा समझेगा, और पता चला H+ निकला और इसका एनायन बहुत कम स्टेबल हो गया, तो H+ लूज ही नहीं करेगा, और H+ नहीं लूज करेगा तो एसिडिक नेचर का नहीं रह जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। जब एसिड एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो H+ देगा, तभी तो एसिडिटी ज्यादा होगा। तो हम फार्मूला बना सकते हैं, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन,
एसिड एनायन। और अगर देखा जाए इसको हम लोग रिलेट करें थोड़ा सा, ये फार्मूला तो हो गया, हम लोग इसको इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट रिलेट अगर करें, जैसे मान लिया ये एसिड एनायन है वो निगेटिव, और इससे कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, एल्किल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप कुछ भी जुड़ सकता है। अब आपको पता है यहाँ चार्ज जितना कम होता है स्टेबिलिटी उसका उतना ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये हम लोगों को पता है। इसका मतलब जितना निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर कम होगा स्टेबिलिटी उसका उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ 4 ग्रुप जुड़ सकते हैं। पहला प्लस आई जुड़ सकता है, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब उधर जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसका मतलब प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर बढ़ा रहा है तो स्टेबिलिटी कम कर रहा है, एसिडिटी कम कर दे रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस एम जोड़ दें तो प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, और चार्ज बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, स्टेबिलिटी कम तो एसिडिटी कम हो जाएगा। इसके जगह पर और हम लोग जोड़ सकते हैं माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, और माइनस एम भी हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन जब अपने तरफ खींचेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन कौन बढ़ा रहा है, माइनस आई और माइनस एम, और कौन घटा रहा है स्टेबिलिटी, प्लस आई और प्लस एम। और अगर कहीं मान लिया एनायन कॉन्जुगेशन में है तो बेटर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्जुगेशन। मान लिया H प्लस दिया और पहले कॉन्जुगेशन नहीं था, लेकिन H प्लस देने के बाद जो एनायन बना एसिड एनायन वो कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इसका मतलब दे देगा H प्लस। तो ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे किसी भी चैप्टर का अल्कोहल ले लो या फिनॉल ले लो या किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिटी ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे पहला सवाल बेसिक ये है, आपसे पूछा जाता है पहला बेसिक सवाल यही कि अगर अल्कोहल एंड फिनॉल को कंपेयर किया जाए एसिडिटी में, दोनों का एसिडिक नेचर चेक किया जाए, एसिडिटी कंपेयर करना है दोनों का, तो किसका कम होगा किसका ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं, ये आपका अल्कोहल हो गया ROH, इसका नाम क्या है बच्चों, अल्कोहल है। और सेकंड हम लोग ले लेते हैं फिनॉल A, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं फिनॉल, ये आपका फिनॉल हो गया OH। अगर यहाँ से H प्लस निकालोगे बच्चों और यहाँ से भी H प्लस निकालो, H प्लस अगर दोनों जगह से आप निकालोगे, यहाँ से अगर H प्लस आप रिमूव किए H प्लस दिया तो बन जाएगा RO नेगेटिव, और यहाँ से अगर H प्लस निकला तो बन जाएगा ऐसे फिनॉक्साइड आयन, ऐसे O पर नेगेटिव। ये है एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन है, और ये क्या है फिनॉक्साइड आयन। तो कौन बनना पसंद करेगा, फिनॉक्साइड आयन जल्दी बनना पसंद करेगा क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, रिजोनेंस में है ना नेगेटिव चार्ज, और ये बनना ही नहीं पसंद करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास है, और ये R जो है ये प्लस आई ग्रुप है, R क्या है प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो बेचारा नेगेटिव चार्ज पहले से लाया और ये फिर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, H प्लस को नहीं निकलने देगा। अरे यार जब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो H प्लस जाएगा कहीं दूसरे जगह, चिपका रहेगा उसी से, छोड़ेगा ही नहीं, तो जब नहीं छोड़ेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ अगर